हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 23rd लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएनए स्प्लाइसिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम पॉलीएडेनाइलेशन के बारे में भी देखा था। तो आज हम आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आरएनए स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है? यूकारियोटिक आरएनए कंसिस्ट ऑफ बोथ कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, thus it can be said that eukaryotic RNA is mosaic in nature. Coding sequence in eukaryotic RNA is called exon and non-coding sequences are called intron. These non-coding sequences are needs to be removed from RNA for translation. This removal of non-coding sequence is called RNA splicing. This process convert the pre-mRNA into mature mRNA. अगर हम आरएनए स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो जो हमारे यूकारियोटिक आरएनए होते हैं ना, उसके अंदर हमारे कोडिंग और नॉन कोडिंग हमें दोनों टाइप के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। अब कोडिंग का मतलब क्या है? हमारा वो सीक्वेंस जो कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर सकेगा, ठीक है। और नॉन कोडिंग यानी कि वो हमारा जो कि किसी भी अमीनो एसिड की सिंथेसिस वहां पे ट्रांसलेशन के दौरान नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो हमारा यूकारियोटिक आरएनए होता है ना, उसके अंदर हमारे दोनों तरीके के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, कोडिंग भी और नॉन कोडिंग भी, ठीक है। जो हमारे कोडिंग वाले सीक्वेंस होते हैं उनको हम एक्सोन कहते हैं और जो हमारे नॉन कोडिंग वाले होते हैं उनको हम इंट्रोन कहते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे इंट्रोन है यानी कि जो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इनको अब हमारा जो आरएनए है जिसको कि हम प्री एमआरएनए बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना है, ठीक है, और उसकी क्या हो गई? प्रोसेसिंग हो गई थी, जैसे कि यहाँ पे कैपिंग हो गई और पॉलीएडेनाइलेशन हो चुकी है, ठीक है। तो उस आरएनए को हम क्या कह रहे हैं? प्री एमआरएनए, यानी कि वो अभी तक हमारा मैच्योर नहीं हुआ है, वो इमेच्योर स्टेज में ही है। और उसकी मैच्योरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि जो हमारे इंट्रॉन्स है, उनको आरएनए से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कन्वर्ट द प्री एमआरएनए इनटू मैच्योर एमआरएनए। तो जो ये हमारे प्री एमआरएनए है उनको मैच्योरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ये हमारा एक जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा प्रमोटर रीजन हो जाता है। अब क्या होता है कि इसकी यहाँ पे होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे हमारा प्री एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है। और जो हमारा प्री एमआरएनए होता है ना, जब हम ट्रांसलेशन को देखेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एमआरएनए होता है ना, उसके अंदर हमारा एक 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसलेशन के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे छोड़े एक बार, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? पहला यहाँ पे हमारा एक्सोन है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? एक्सोन है। ये हमारा कौन सा रीजन है? इंट्रोन का। ये हमारा फिर से एक्सोन, ये हमारा इंट्रोन हो गया, ये हमारा एक्सोन और ये इंट्रोन और ये हमारा एक्सोन। और ये हमारा नॉन कोडिंग रीजन है, यानी कि ये लास्ट वाला हमारा रीजन है, जो कि हमारी ट्रांसलेशन जब टर्मिनेट होगी ना, तो वहां पे हमारा काम आता है। तो यहाँ पे जो हमारे 4 एक्सोन है, उनके बीच में यहाँ पे 3 इंट्रोन हो गए हमारे, ठीक है। और जब हम इसकी स्प्लाइसिंग करेंगे तो जो ये हमारे यहाँ पे इंट्रोन रीजन है, उनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे कि ये वाला हमारा रीजन रिमूव हो गया, ये भी हमारा रीजन रिमूव हो गया और ये भी हमारा रीजन रिमूव हो जाता है। तो जो हमारा स्प्लाइस्ड एमआरएनए होगा, उसके अंदर हमारे सिर्फ एक्सोन ही होंगे और 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस होगा और नॉन कोडिंग रीजन जो कि हमारे ट्रांसलेशन के अंदर काम आएगा। तो यहाँ से हमारे क्या हो गए? जो हमारे बीच के इंट्रोन थे एक्सोन्स के बीच में, वे हमारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे इंट्रॉन साइट्स थी, जैसे कि ये हमारी इनके बीच में इंट्रॉन साइट है, ये इंट्रॉन साइट है और ये हमारी इंट्रॉन साइट है, तो जब यहाँ पे इनका रिमूवल हो रहा है तो वो हमारा प्रिसाइज रिमूवल होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमारा बस इतना ही सीक्वेंस यहाँ से रिमूव होना चाहिए। यू नहीं है कि हमारा कोई एक्सोन का भी पार्ट इसके साथ यहाँ पे रिमूव हो गया या फिर यहाँ से कोई हमारा एक्सोन का पार्ट रिमूव हो गया, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग होती है वो हमारी बहुत प्रिसाइज स्प्लाइसिंग होनी चाहिए। और जो हमारी ये प्रिसाइज स्प्लाइसिंग है वो हमारी किस तरीके से होती है? अगर यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी इंट्रॉन साइट्स है उनको हम एक्सोन साइट से किस तरीके से सेपरेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि उनके बीच में हमारा क्या डिफरेंस रहता है? तो जो एक्सोन इंट्रॉन बाउंड्री होती है एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए सीक्वेंस कॉल्ड 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। अब जो हमारी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा इंट्रॉन हो गया, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे इंट्रॉन होता है ना, उसका हमारा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस साइट की बात करते हैं तो ये हमारा, जैसे ओवरऑल अगर हम एमआरएनए की बात करें तो ये हमारा 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है। तो यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ इस एक्सोन की बात, सॉरी इंट्रॉन की बात करता हूँ, तो इसके अंदर ये वाला कौन सा होगा? 5 प्राइम एंड होगा और ये वाला कौन सा होगा? 3 प्राइम एंड हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे बाउंड्री रहती है जहां पे हमारे एक्सोन और इंट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी इंट्रॉन की 5 प्राइम साइट होती है ना, उसके ऊपर हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है,
जैसे कि ये हमारा 5 प्राइम साइट हो गई और ये हमारा पर्टिकुलर 5 प्राइम साइट का एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और इसी साइट को हम डोनर साइट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर हम दूसरे एंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इंट्रोन एक्सोन, यानी कि इंट्रोन हमारा पहला वाला और ये हमारा एक्सोन हो गया नेक्स्ट यहाँ से। तो हमारा जो इंट्रोन एक्सोन बाउंड्री रहती है 3 प्राइम एंड के ऊपर, ठीक है, उसमें क्या होता है, एंड ऑफ द इंट्रोन इज मार्क्ड बाय 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। यहाँ पे भी हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर साइट, यानी कि जो हमारी इंट्रोन की 5 प्राइम वाली साइट है। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि मैं इंट्रोन की बात कर रहा हूँ, एक्सोन की नहीं, यानी कि जो हमारा इंट्रोन है उसका जो हमारा 5 प्राइम साइट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डोनर साइट। और जो इसकी 3 प्राइम वाली साइट है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर साइट, ठीक है। उसके बाद देयर इज ऑल्सो थर्ड सीक्वेंस कॉल्ड ब्रांच पॉइंट साइट विच फाउंड इंटायरली इन द इंट्रोन एंड नेसेसरली फॉर स्प्लाइसिंग। अब जो हमारी यहाँ पे 5 प्राइम साइट थी, अगर मैं इस पर्टिकुलर साइट की बात करता हूँ, तो ये हमारी जो साइट है ना, वो हमारी एक्सोन के अंदर भी है और इंट्रोन के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो हमारा कुछ एक्सोन के अंदर भी प्रेजेंट है और बाकी हमारा इंट्रोन के अंदर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 प्राइम साइट की बात करता हूँ, जो हमारी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है, तो इसमें भी क्या है कि हमारा कुछ सीक्वेंस तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये तो हमारा हो गया इंट्रोन के अंदर, लेकिन हमारा यहाँ पे कुछ रीजन एक्सोन के अंदर भी है। लेकिन एक और यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस रहता है हमारा, जो कि स्प्लाइसिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है यहाँ पे ब्रांच पॉइंट, जो हमारा ये वाला साइट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच पॉइंट साइट, ठीक है, जो कि हमारे बिल्कुल इंट्रोन के अंदर ही होगा, इसका कोई भी पोर्शन हमारा एक्सोन के अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रांच पॉइंट साइट की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे जो एडेनिन होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ब्रांच पॉइंट होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे एडेनिन है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है। और एक और चीज, जो हमारे यहाँ पे ब्रांच पॉइंट होती है ना, उसके बाद हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। पिरिमिडिन ट्रैक्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमारे 10 to 11 पिरिमिडिन रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ये वाई है ना, ये हमारा पिरिमिडिन है, तो वाई ये हमारे कब तक होंगे, वाई 11 तक, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, एक पिरिमिडिन ट्रैक्ट रहता है ब्रांच पॉइंट के बाद, ठीक है, या फिर ब्रांच साइट के बाद। तो द GU sequence in the 5 prime site, the AG sequence in the 3 prime site, and adenine nucleotide at the branch site are the most highly conserved sequence in the intron। तो अगर मैं बात करूं 5 प्राइम साइट की, ठीक है, जो कि हमारी इंट्रोन की 5 प्राइम साइट है, जो कि हम डोनर साइट भी बोल रहे हैं जिसको, उसके अंदर जो हमारा ये GU सीक्वेंस रहता है ना, ये हमारा हाईली कंजर्व्ड रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 3 प्राइम साइट की, तो वहां पे जो हमारा AG सीक्वेंस होता है, ये हमारा बहुत ज्यादा कंजर्व्ड सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ब्रांच साइट होती है ना, उसके अंदर जो हमारा एडेनिन होगा वो हमारा कंजर्व्ड नेचर का रहेगा, यानी कि ये सीक्वेंस हमारे बहुत रेयर चांसेस में चेंज होंगे। नहीं तो जो इतने भी हमारे इंट्रोन होते हैं ना यूकारियोट्स के अंदर, उनके मैक्सिमम के अंदर जो हमारा 5 प्राइम साइट होगा, वहां पे हमें ये सीक्वेंस यानी कि GU में देखने को मिलेगा, और 3 प्राइम साइट के ऊपर हमें AG सीक्वेंस देखने को मिलेगा, यानी कि GU और AG, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पे ब्रांच पॉइंट में क्या होता है, एडेनिन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक इंट्रोन की स्ट्रक्चर हो जाती है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे RNA स्प्लाइसिंग की बात करूं, तो वे हमारी मेजरली 3 टाइप की होती है। पहला होता है हमारा यहाँ पे स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग, दूसरा होता है ग्रुप 1 सेल्फ स्प्लाइसिंग, और जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो होता है ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग। अब जैसे कि आप नाम में भी देख सकते हो, जो हमारे सेकंड और थर्ड टाइप है, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग है, ये हमारी कैसी है, सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होगा कि जो ये हमारी स्प्लाइसिंग होगी ना, इसको एक्सटर्नली किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर किसी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही स्प्लाइसिंग करवा लेंगे। लेकिन अगर मैं स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड की बात करूं, तो इसके अंदर हमारा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसकी हेल्प से आरएनए स्प्लाइसिंग होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग मेथड डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फैक्टर, however the spliceosome splicing mechanism needs a protein complex to do so, ठीक है। अब हम एक एक करके इन डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग, ठीक है। In this type of splicing, two successive trans-esterification reactions occur in which phosphodiester linkage within the pre-mRNA are broken and new ones are formed। अब जो हमारे यहाँ पे ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, उसके अंदर हमारी दो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, जिसमें कि क्या होगा कि हमारे दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेंगे और दो ही हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे नए भी बनेंगे, ठीक है। देखते हैं हम ये किस तरीके से रहता है। इन द फर्स्ट रिएक्शन, जो हमारी यहाँ पे दो सक्सेसिव ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी ना, तो उसमें से हमारी जो पहली रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होता है, द 2 प्राइम OH ऑफ द कंजर्व्ड ए। अब हमारा कंजर्व्ड ए कहाँ पे था, ब्रांच पॉइंट, ये हमारा कंजर्व्ड ए हो गया, ठीक है।
at the branch site acts as a nucleophile and attack the phosphoryl group of the conserved guanine in the 5 prime splice site. अब जो हमारा यहाँ पे ब्रांच साइट होती है ना, ब्रांच साइट के ऊपर जो हमारा यहाँ पे कंजर्व्ड एडेनिन था, ये क्या करता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये किसके ऊपर अटैक करता है, जो हमारा यहाँ पे ग्वानिन था ना, अभी जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर बताया था, जो हमारी 5 प्राइम साइट होती है वहां पे हमारा जीयू सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो हमारा जो ये यहाँ पे जी था, अब इसके लिए ये क्या करता है, जो ये हमारा यहाँ पे एडेनिन था, इसका जो यहाँ पे 2 प्राइम ओएच था, ठीक है, वो क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, जो ये हमारा 5 प्राइम साइट के ऊपर ग्वानिन था, ठीक है, इसके फोस्फोराइल ग्रुप के ऊपर। अब जैसे ये इसके ऊपर अटैक करता है तो उससे क्या होगा, ड्यू टू दिस फर्स्ट रिएक्शन द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज क्लीव्ड बिटवीन द सुगर एंड द फोस्फेट एंड 5 प्राइम जंक्शन बिटवीन द इंट्रोन एंड द एक्सोन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो यहाँ पे हमारा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे एक्सोन थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या था, इंट्रोन था, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा सुगर और फोस्फेट के बीच में बॉन्ड रहता था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इनके बीच में एक ही तो फोस्फेट है और जो हमारा यहाँ पे 2 प्राइम ओएच है उसने इसी के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे फोस्फेट था, अब इसने लिंक किसके साथ बना लिया, जो हमारा यहाँ पे 2 प्राइम ओएच था ब्रांच पॉइंट का, और उससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एक्सोन और इंट्रोन को यहाँ पे कंबाइन या फिर लिंक करके रख रखा था जिस फोस्फेट ने, वही हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इनके बीच का जो यहाँ पे बॉन्ड होगा वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो एक्सोन होगा उसके ऊपर यहाँ पे जो 3 प्राइम ओएच होगा वो हमारा एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप याद देख सकते हो, दिस क्लीव मेक्स ए 5 प्राइम एंड ऑफ द एंट्रोन फ्री। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये जो हमारी यहाँ पे साइट होगी, तो जो हमारा एक्सोन है उसका तो हमारा 3 प्राइम और जो हमारा इंट्रोन था उसका 5 प्राइम एंड फ्री हो जाता है। अब क्या होगा, दिस फ्रीड 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रोन इज जॉइंड टू द एडेनिन विद इन द ब्रांच साइट। अब जो ये हमारा यहाँ पे 5 प्राइम बना था ना इंट्रोन का, ये क्या करता है, हमारा जो हमारा यहाँ पे 2 प्राइम ओएच था उसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो इस तरीके की हमारी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमारा ग्वानिन था ना, उसने उसने एडेनिन के साथ यहाँ पे ब्रांच बना ली, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ लिंक हो गया, और इसीलिए जो हमारे यहाँ पे एडेनिन था ना उसको हमने क्या बोला था, ब्रांच साइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक ब्रांच निकल गई ना। वैसे जो हमारा स्ट्रैंड रहता है आरएनए या फिर डीएनए का, वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रांच बन गई ना इसकी, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, ब्रांच साइट या फिर ब्रांच पॉइंट भी, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा एक्सोन था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक्सोन है उसका जो यहाँ पे 3 प्राइम ओएच है वो हमारा फ्री हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा 3 प्राइम ओएच है ना, ये हमारा अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। इनिशियली ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो हमारा यहाँ पे एडेनिन था वो क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, और उसने किसके ऊपर अटैक किया था, जो यहाँ पे हमारा ग्वानिन था, ठीक है। अब जो ये हमारा ग्वानिन होता है ना, जो हमारा एक्सोन का लास्ट ग्वानिन है, वो क्या करता है, वो हमारा अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यानी कि जो इसका फंक्शन होगा ना वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और किसके ऊपर अटैक करेगा, जो हमारा लास्ट का यहाँ पे ग्वानिन है ना उसके ऊपर। यानी कि जो ये हमारे ग्वानिन है, एक ये हमारा इंट्रोन का लास्ट ग्वानिन हो गया, और ये हमारा यहाँ पे एक्सोन, जो हमारा नेक्स्ट एक्सोन है ना उसका फर्स्ट, यानी कि ये हमारा इंट्रोन का लास्ट है, यहाँ पे इनके बीच में फोस्फेट बॉन्ड है, और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एक्सोन का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे फ्री हुआ है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह जो काम करेगा, ये इनके जो फोस्फेट बॉन्ड होगा वहां पे जाके ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने से क्या होगा कि इन दोनों का जो बॉन्ड था वो भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारी ब्रांच थी ये किसके साथ अटैच हो जाएगी, जो हमारा नेक्स्ट एक्सोन है उसके साथ, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे आगे बताया आपको, ड्यू टू दिस लिंकेज एडेनिन एट द ब्रांच पॉइंट क्रिएट्स ए 3 वे जंक्शन। इससे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो एडेनिन था उसमें क्या हो गया, 3 वे जंक्शन बन गया। 3 वे जंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एडेनिन है जो कि हमारा ब्रांच पॉइंट की तरह काम कर रहा है। अब नॉर्मली क्या था कि जैसे कि हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड था, अब इस न्यूक्लियोटाइड ने क्या कर रखा है, ये हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, 3 प्राइम साइड, और ये हमारा जो एडेनिन है ना, इनिशियली मतलब जब यहाँ पे कोई भी लिंकेज नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी स्प्लाइसिंग अभी तक नहीं हुई है, तो नॉर्मली हमारा जो जैसे कि ये यहाँ पे, तो नॉर्मली हमारा यहाँ पे ये स्ट्रैंड था। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये बीच का एडेनिन था
अब इस पे तो हमारा वही नॉर्मल जो बॉन्ड होगा वही होगा ना, एक साइड हमारा 5 प्राइम और एक साइड हमारा 3 प्राइम। तो यहाँ पे भी इनिशियली क्या था कि यहाँ पे हमारा एक तरफ से ये जो हमारा इससे प्रीवियस जो हमारा बेस था या फिर हमारा जो न्यूक्लियोटाइड था वो उसका यहाँ पे 3 प्राइम एंड हो गया ये वाला, और इसका यहाँ पे क्या हो जाता है 5 प्राइम। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, ये वाला हमारा कौन सा हो गया 3 प्राइम वाला, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारा कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि अब यहाँ पे बनेगी हमारी ब्रांच पॉइंट। अब जो यहाँ पे हमारा एडेनिन था ना, ये तो हमारा एक 5 प्राइम तरफ से भी हमारा ये बॉन्ड था, 3 प्राइम की तरफ से भी ये बॉन्ड था, तो इसके पास बॉन्ड करने के लिए बचेगी क्या 2 प्राइम बचा, जो इसके पास यहाँ पे 2 प्राइम OH था। इनिशियली हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था इस तरीके से OH, ये हमारा यूं होना चाहिए था ना फ्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ब्रांच पॉइंट बनने की वजह से जो हमारा ग्वानिन था, जैसे कि ये हमारा ग्वानिन हो गया, ये क्या करता है इसके साथ फॉस्फेट के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो हमारी यहाँ पे लिंकेज हुई है ना वो हमारी कौन सी हुई है 5 प्राइम 2 प्राइम, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल होनी चाहिए थी वो कौन सी होती थी 5 प्राइम 3 प्राइम बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा हुआ है 5 प्राइम 2 प्राइम वाला बॉन्ड। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारी 5 प्राइम 2 प्राइम लिंकेज अगर मिल रही है तो वो हमें किसके अंदर मिल सकती है, जो हमारा ग्रुप 2 इंट्रॉन्स होते थे, ठीक है। और अगर मैं आपको 5 प्राइम की बात करूं तो वो हमारे किसके अंदर होते थे, वो हमारे मिलते थे हमें कैपिंग के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारी अब नॉर्मल लिंकेज है ना वे केस आप याद रख सकते हो। कई बार हमारा डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारी पर्टिकुलर इस टाइप की जो लिंकेज है वो किसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा एडेनिन है ना उसके अंदर 3 अलग अलग बॉन्ड बन गए, एक तरफ से 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम भी हो गया और 2 प्राइम भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है हमारी 3 पॉइंट जंक्शन, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या बोला है इसको 3 वे जंक्शन या फिर 3 पॉइंट जंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है दिस एडेनिन इज जॉइंड बाय द 3 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड वाया 3 सेपरेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद इन द सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अब हमारी यहाँ पे क्या होगी कि ये तो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन हो गई। सेकंड में क्या होता है द 5 प्राइम एक्सोन साइट एज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक द फॉस्फोराइल ग्रुप ऑफ द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। अब ये हमारा किसके ऊपर अटैक करेगा, जो हमारी यहाँ पे 3 प्राइम साइट है, ठीक है। उससे क्या होगा दिस लिंकेज जॉइन द 2 एक्सोन एंड रिलीज द इंट्रॉन इन ए लेरिएंट फॉर्म। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो हमारा यहाँ पे इनिशियली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था वो हमारा ब्रेक हो गया, और जो हमारा ये एक्सोन था एक्सोन 1 इसको बोल सकते हैं, ये हमारा जो एक्सोन 2 है उसके साथ यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ इंट्रॉन था वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे इंट्रॉन होगा ना वो हमारे किस फॉर्म में होगा लेरिएंट फॉर्म में। जो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है उसको हम क्या कहते हैं लेरिएंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप 2 स्लाइसिंग होगी उसके अंदर हमारा जो इंट्रॉन होगा वो हमारा किस फॉर्म में निकलेगा लेरिएंट फॉर्म में, ठीक है। In this type of splicing, 2 phosphodiester bonds are broken while 2 bonds are formed। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, एक तो यहाँ पे ब्रेकेज होगी और एक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने भी है, एक तो हमारा यहाँ पे बना है और एक हमारा जो दो ये हमारे फॉस्फो एक्सोन है ना इनके बीच में, यहाँ पे ये बन गए इनके बीच में, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फोडाइस्टर की ब्रेकेज हुई है और 2 की यहाँ पे फॉर्मेशन भी हुई है। मोरओवर here no energy is required for breaking or forming phosphodiester bond, but to properly assemble and operate splicing machinery energy is required। अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी वैसे तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ हमारे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहे हैं, एनर्जी की तो कहीं पे जरूरत पड़ी नहीं इसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एनर्जी की अगर हम ओवरऑल बात करें तो वहां पे जरूरत पड़ती है, वो किसके लिए पड़ेगी, जो हमारी ये मशीनरी रहेगी ना उसके प्रॉपरली असेंबल करने के लिए, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग। इसके अंदर क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग ए फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्रांच पॉइंट ए रेसिड्यू। दिस ग्वानिन स्पीसीज इज बाउंड बाय द आरएनए एंड इट्स 3 प्राइम OH ग्रुप इज प्रेजेंटेड टू द 5 प्राइम स्प्लाइस साइड। अब जो हमारी ग्रुप 1 होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप 2 के अंदर यहाँ पे हमारा ब्रांच पॉइंट के ऊपर एडेनिन प्रेजेंट था, लेकिन जो हमारा ग्रुप 1 होता है ना उसके अंदर हमारा ब्रांच साइट के ऊपर कोई भी एडेनिन प्रेजेंट नहीं रहता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा फ्री न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड होता है ग्वानिन वाला, जिसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा जो फ्री न्यूक्लियोटाइड था ये हमारा आरएनए के साथ यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये यहाँ पे ग्वानिन आया है ना ये हमारा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करा यहाँ पे आरएनए के साथ, बल्कि ये यहाँ पे जाके सिर्फ अटैच हुआ है। यानी कि जैसे पीछे हमारा एडेनिन क्या था वो तो हमारा ब्रांच साइट के अंदर ही था, ठीक है। तो ये भी हमारा जो ग्वानिन होगा ना ये सिर्फ हमारा जैसे कि ये आरएनए हो गया ये बस यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ये हमारा आरएनए के साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर लिंकेज शो नहीं करता, ठीक है।
यहाँ पे एक हमारी पॉकेट साइट होती है जहां पे जाके ये अटैच हो गया बस, ठीक है। अब जो ये हमारा यहाँ पे ग्वेनिन होगा, अब ये तो क्योंकि फ्री है, और अगर ये फ्री है तो इसके ऊपर 3' जो साइट होगी हमारी, उसके ऊपर हमारा OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, जो ये हमारा 3' OH होगा ये प्रेजेंट करेगा जो हमारी यहाँ पे 5' साइट है उसके लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जो यहाँ पे 3' OH ग्रुप होगा ना, वो किसको प्रेजेंट करेगा या फिर किसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रिपरेशन करेगा, 5' स्प्लाइस साइट के साथ, ठीक है। दिस G ग्रुप गेट्स लिंक टू द 5' एंड ऑफ द इंट्रोन थ्रू द ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम हमारे पिछले वाला ही काम होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे OH होगा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और जो हमारी यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था एक्सोन और इंट्रोन के बीच में, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ग्वेनिन था वो क्या कर लेगा, हमारा इस वाले ग्वेनिन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये तो हमारा यहाँ पे फ्री है, ठीक है। और ये हमारा जो यहाँ पे इंट्रोन था, ठीक है, ये हमारा किसके साथ लिंक हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे किसके साथ लिंक हो गया, ग्वेनिन के साथ। अभी हमने जैसे बताया ना कि जो हमारा यहाँ पे ग्वेनिन है वो हमारा कोई RNA के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा, वो तो हमारा फ्री है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो हमारा यहाँ पे एक्सोन के अंदर 3OH साइट होगी वो क्या करेगी, दोबारा फिर से यहाँ पे एक और ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, जिससे कि जो हमारा इंट्रोन की 3' साइट है वहां पे जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगी, और उससे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे दो एक्सोन है वो आपस में लिंक हो जाएंगे, और जो हमारा यहाँ पे इंट्रोन होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन द फ्रीड 3' एंड ऑफ द एक्सोन अटैक द 3' स्प्लाइस साइट। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, 3' स्प्लाइस साइट के ऊपर, जिससे कि क्या होगा, दिस लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ 2 एक्सोन एंड रिलीज द इंट्रोन। यहाँ पे हमारा इंट्रोन रिलीज हो जाएगा। हेयर इंट्रोन इज लीनियर रेदर देन द लेरिएंट स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो हमारा इंट्रोन होगा ना वो हमारा कैसा होगा, लीनियर। तो ये आप डिफरेंस याद रख सकते हो कि जो हमारा ग्रुप 2 होता है उसके अंदर लेरिएंट इंट्रोन हमारा रिलीज होता है, और जो हमारा ग्रुप 1 होता है उसके अंदर लीनियर इंट्रोन हमारा रिलीज होगा, ठीक है। The structure of group 1 intron includes the binding pocket that will accommodate any guanine nucleotide or nucleoside as long as it is in the ribose form। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इंट्रोन होता है ना, जैसे कि ये हमारा इंट्रोन था, तो इसके पास जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे हमारी एक पॉकेट साइट होगी जिसके ऊपर जो हमारा फ्री न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड है ग्वेनिन वाला, वो हमारा जाके वहां पे अटैच हो जाता है, ठीक है, जब तक कि वो हमारा राइबोज फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसके बाद Group 1 intron also contain an internal guide sequence that base pair with the 5' site sequence and thereby determine the precise site at which nucleophile attack by the G nucleoside take place। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा पॉकेट साइट होती है ना, वहां पे हमारी एक इंटरनल गाइड सीक्वेंस भी रहता है, जिससे कि जो हमारा यहाँ पे 5' साइट है ना, जिससे कि ये पता चलेगा कि यहाँ पे इसको पर्टिकुलर अटैक करना है, ठीक है। अब ये हमारा सीक्वेंस था, यहाँ पे जाके अटैक हो गया, तो इससे हमारा यहाँ पे फ्री न्यूक्लियोसाइड यहाँ के अटैच हुआ था, वो क्या करेगा, इंट्रोन की जो 5' साइट है उसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक गाइडिंग सीक्वेंस भी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग। उसके बाद थर्ड हमारी यहाँ पे आती है स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग। और जैसे मैंने बताया था कि जो ये हमारी टाइप होगी ना, उसके अंदर हमारे स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स यूज होंगे, ठीक है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स और कुछ हमारे RNA यूज होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेज ऑफ 150 प्रोटीन्स एंड 5 RNA। जो हमारे स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर 150 प्रोटीन्स और 5 हमारे RNAs रहते हैं। दिस मैकेनिज्म यूज्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP इन द RNA स्प्लाइसिंग। इसके अंदर हमारी ATP की बहुत ज्यादा कंजप्शन होती है। इन स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग 5 RNAs U1, U2, U4, U5 एंड U6, यहाँ पे U3 नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे 5 जो RNA होते हैं वो कौन कौन से होंगे, U1, U2, U4, U5, U6, ठीक है। और यूज्ड विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्मॉल न्यूक्लियर RNA या फिर SNRNA। और मैंने जैसे आपको RNA के टाइप के अंदर भी बताया था कि एक हमारा SNRNA होता है ना, ठीक है, तो ये वही हमारे SNRNA होंगे। These SNRNA combines with the proteins to form protein complex called small nuclear ribonuclear proteins या फिर SNRNPs। तो ये जो हमारे SNRNAs होंगे ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, SNRNPs, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है। U1 SNRNA, अब जो ये हमारे 5 टाइप थे ना, ठीक है, उसमें से हमारा पहला जो टाइप है U1 SNRNA, और एक हमारा जो U6 SNRNA होता है वो क्या करता है, shows the complementary base pairing with 5' splice site in the pre mRNA। अब
जो हमारा यहाँ पे जैसे कि ये हमारा इंट्रॉन हो गया, ठीक है। और इंट्रॉन में हमने देखा था कि इसके ऊपर दो साइट होती है, एक हमारी यहाँ पे 5 प्राइम साइट होगी और एक यहाँ पे हमारी 3 प्राइम साइट होती है, और बीच में यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच पॉइंट होता है, यहाँ पे ब्रांच साइट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये 5 टाइप के आरएनएस थे, एसएनआरएनएस थे, उसमें से जो हमारा U1 एसएनआरएनए होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है किसके साथ, 5 प्राइम जो हमारा साइट होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है, तो इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होंगे या फिर जो हमारे बेस पेयर्स होंगे वो हमारे किसकी कंप्लीमेंट्री होते हैं, U1 के कंप्लीमेंट्री। तो यानी कि जो हमारा U1 होगा ना, या फिर हमारा जो U6 भी होगा, ये भी हमारा क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहा है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के साथ, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे U1 और U6 होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, 5 प्राइम साइट के ऊपर जाके अटैच होंगे। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा U1 और U6 है वो हमारे 5 प्राइम साइट को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। और वो क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे आरएनएज होंगे वो हमारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, ठीक है। उसके बाद द ब्रांच पॉइंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय U2 SNRNA। और जो हमारा ब्रांच साइट होता है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि इसके जो हमारे बेसिस होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे किसके अंदर मिलेंगे, U2 के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा कौन जाके बाइंड होगा, U2 SNRNA। देन उसके बाद U2 SNRNA एंड U6 SNRNA also show a complementary base pairing with each other। अब यहाँ पे क्या था कि जो हमारा U6 था ना, उसका कुछ रीजन तो हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा था, जो हमारा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है। अब यू नहीं है कि जो हमारा U6 है उसके जितना भी आरएनए का मटेरियल होगा, जितना भी कंटेंट होगा, वो सारा का सारा हमारा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो हमारा यहाँ पे U6 है ना, उसका कुछ पोर्शन तो हमारा 5 प्राइम साइट के साथ क्या करेगा, रिकॉग्निशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा। और इसका कुछ रीजन जो होता है ना वो हमारा करता है U2 के साथ, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि जब हमारा, जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म को, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे U6 बाउंड हो गया, जो कि हमारा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के साथ बाउंड हुआ है, तो ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर साइट को लेके जाएगा हमारा ब्रांच साइट के साथ, ठीक है। और वहां पे क्या करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमारा क्या अटैच होगा, U6 होगा, और ब्रांच साइट के ऊपर हमारा क्या मिलेगा, U2 मिलेगा। तो इनकी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे लिंकेज बनेगा, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, along with the SNRNP a number of non SNRNPs are also involved in the splicing। अब जो हमारे यहाँ पे SNRNPs थे ना, उनके अलावा हमारे कुछ नॉन SNRNPs भी होंगे जो कि हमारे स्प्लाइसिंग के अंदर काम आते हैं। जैसे कि एक हमारा होता है U2AF, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, U2 auxiliary factor, ठीक है। ये क्या करता है, विच इज ए नॉन SNRNP रिकॉग्नाइज द पोलीपिरिमिडिन ट्रैक्ट 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो जो हमारा यहाँ पे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट की तरफ हमारा क्या होता था, एक पिरिमिडिन ट्रैक्ट होता था, ठीक है। तो जो हमारा ये U2AF होगा वो हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, पोलीपिरिमिडिन ट्रैक्ट के साथ। अनदर नॉन SNRNP BBP, ठीक है, वो क्या करता है, बाइंड्स टू द ब्रांच पॉइंट also called SF1 in mammalian system and later displaced by the U2 SNRP। तो जो हमारा BBP होता है ना, वो हमारा किसके साथ बाइंड करता है, जाके ब्रांच पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि जो हमारी स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग है वो हमारी किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मेथड फर्स्ट 5 प्राइम स्प्लाइस साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय U1 SNRP। ये हमने बताया था कि जो हमारा U1 होता है वो हमारा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगा। U2AF मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, जो हमारा U2AF होता है ना, जो कि हमारा नॉन SNRNP था, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा 2 सब यूनिट का बना होता है। पहली कौन सी होती है, द लार्जर 65, ठीक है, और स्मॉलर कौन सी होती है, 35। आफ्टर U1 द लार्जर U2AF, जो हमारी लार्ज सब यूनिट थी 65 वाली, वो क्या करती है, बाइंड्स टू द पिरिमिडिन ट्रैक्ट एंड स्मॉलर 35 बाइंड्स टू द 3 प्राइम। ये हमारा 3 प्राइम है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 3 प्राइम स्प्लाइस साइट हो गया। तो जो हमारा स्मॉलर वाली सब यूनिट थी वो हमारी किसके ऊपर जाके बाइंड करती है, स्प्लाइस साइट की, जो हमारी 3 प्राइम वाली साइड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा हो गया U2AF है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो ये लार्ज पोर्शन वाला है ये हमारा 65 है और ये हमारा 35 हो गया। तो ये हमारे 35 वाला था वो तो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड हो गया, जो हमारी इंट्रोन की 3 प्राइम वाली साइट है। और जो ये हमारी यहाँ पे लार्जर सब यूनिट है वो कहाँ पे जाके बाइंड कर जाती है, जो हमारी यहाँ पे पिरिमिडिन ट्रैक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद द लार्जर सब यूनिट इंटरेक्ट विद द BBP SF1, जो हमारा मेमेलियन सिस्टम होता है ना उसके अंदर BBP को हम क्या कहते हैं, SF1 कहते हैं। तो जो हमारी लार्जर सब यूनिट थी जो कि हमारी यहाँ पे 65 वाली थी, जैसे ही यहाँ पे जाके बाइंड करेगी तो वो क्या करती है, ये हमारा जो BBP प्रोटीन है ना उसको हेल्प करेगी ब्रांच साइट के ऊपर बाइंडिंग के लिए।
जैसे हमने बताया ना कि अभी पीछे कि जो हमारा यहाँ पे बीबीपी था वो किसके साथ बाइंड करता है, ब्रांच पॉइंट के साथ, और वो बाद में डिस्प्लेस हो जाता है किससे, U2SNRP से। ठीक है, और जो हमारा U2SNRP था वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी शो कर रहा था किसके साथ, जो हमारी ब्रांच साइट होती थी। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रांच साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय U2SNRP। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमारा बीबीपी जाके बाइंड करता है। ठीक है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग साइट होती है ये हमारी ब्रांच पॉइंट, या फिर बाइंडिंग प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। बीबीपी का मतलब क्या है, ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे बीबीपी होगा वो हमारा जो ब्रांच साइट होगी वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड आफ्टर बीबीपी बाइंडिंग इज कॉल्ड ई कॉम्प्लेक्स। और जो ये हमारा यहाँ पे U1 बीबीपी यूए U2AF इन सब की बाइंडिंग से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं ई कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर क्या चेंज होता है कि जो हमारा U2 होगा ना, U2SNRNP, वो हमारा बीबीपी को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे बताया ना कि हमारा जो बीबीपी होगा वो हमारा इनिशियली बाइंड करेगा, लेकिन उसको डिस्प्लेस कौन कर देगा, U2SNRP। ठीक है, और जो हमारी वो स्ट्रक्चर बनती है जब हमारा यहाँ पे U2SNRP बाइंड हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा U2SNRP है उसने बीबीपी को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके वहां पे ब्रांच पॉइंट के ऊपर बाइंड हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना वो कौन सा हो गया, ए कॉम्प्लेक्स। द बाइंडिंग ऑफ U2SNRNP या फिर SNRNA with a branch point cause the A residue to extrude from the resulting stretch of the double helical RNA as a single nucleotide bulge। अब जैसे हमारा यहाँ पे U2SNRP जाके ब्रांच साइट के ऊपर बाइंड करेगा, अब ब्रांच साइट के ऊपर हमारा क्या था, एडेनिन था, तो जो ये हमारा एडेनिन पहले हमारा स्ट्रैंड के अंदर था वो हमारा बल्ज आउट कर जाएगा, मूव आउट करेगा थोड़ा सा बाहर की तरफ, जिससे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडेनिन बन गया। ठीक है, अब ये एक्सट्रूड क्यों होता है, ताकि हमारा जो ये एडेनिन है ना ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके किसके ऊपर, या फिर हमारा बाइंडिंग शो कर सके किसके साथ, जो हमारा यहाँ पे U1 आएगा। अब जो ये हमारा यहाँ पे एडेनिन है वो हमारा एक्सट्रूड हुआ या फिर हमारा जो मूव आउट हुआ है, ये हमारा क्यों मूव आउट होता है, ताकि ये हमारा जो यहाँ से इंट्रॉन आएगा ना, ठीक है, मूव करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके साथ ये इजिली बाइंडिंग शो कर सके। ठीक है, तो U2 ने क्या किया कि ये जो हमारा यहाँ पे एडेनिन था उसको बल्ज आउट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट U4 एंड U6 SNRNP along with the U5 SNRNP, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राई SNRNP पार्टिकल भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ज्वाइन द कॉम्प्लेक्स एंड कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स इनटू बी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि हमारे ट्राई SNRNP आते हैं जिसमें हमारे कौन कौन से होंगे, U4 U5 और U6। ठीक है, तो ये हमारे आप जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि जो हमारा U4 होता है ना वो हमारा मिडल में होता है और वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है U6 के साथ। ठीक है, यानी कि इसके साथ टाइटली बाउंड होगा, और जो हमारा यहाँ पे U5 होता है ना वो हमारा लूजली बाउंड रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये हमारे ट्राई SNRNP थे वे हमारे जाके ए कॉम्प्लेक्स के ऊपर बाइंड करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे बाइंड करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे U2AF था जिसके अंदर हमारी दो सब यूनिट थी, एक हमारी 65 थी और एक हमारी 35 थी, वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और उनके रिलीज से जो ये हमारे ट्राई SNRNP है ये यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। बाइंडिंग से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे ट्राई SNRP जाके बाइंड करते हैं तो उससे क्या होता है, जो ये हमारे U1 और जो हमारा यहाँ पे U2 था वे हमारे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे इस तरीके से हमारा लूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जो हमारा U1 और U2 है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे। ठीक है, और ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स था, बी कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेप U1 लीव्स द कॉम्प्लेक्स एंड U6 रिप्लेस इट एट द 5' स्प्लाइस साइट। अभी जैसे हमने पीछे बताया था कि जो हमारा U1 और U6 होते थे वो हमारे क्या होते थे, एक दूसरे वो हमारे 5' साइट के कॉम्प्लीमेंट्री रहते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स है ना उसमें से हमारा U1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी 5' स्प्लाइस साइट होंगी वो हमारी फ्री हो जाएगी, और उसके ऊपर यहाँ पे कौन बाइंड कर लेगा जाके, जो हमारा U6 होता है वो। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री था, तो यहाँ पे ये इसने क्या किया, यहाँ पे जाके बाइंड हो गया। फर्दर उसके बाद क्या होता है, देन U4 रिलीज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद जैसे हमारे यहाँ से U1 रिलीज हुआ तो हमारा यहाँ पे U6 आ गया, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा U4 होता है ना वो भी यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, allowing U6 to interact with the U2 and form a structure called C complex, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे अब U4 यहाँ पे इनके दोनों के बीच में था, तो जैसे ये यहाँ से रिलीज होगा तो हमारे जो U6 और जो हमारा U2 है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे पेयरिंग शो करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा,
जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारा सी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे हमारा यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो हमारा U6 और U2 एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो ये हमारे यहाँ पे एक्टिव साइट बना देते हैं, एक्टिव साइट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। या फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड था वो हमारा जक्स्टापोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इनकी ब्रेकेज हो जाएगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन था उनके यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक लगने से क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे एडेनिन था, ये जो हमारा इंट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ है वो हमारा एडेनिन के साथ जाके यहाँ पे फॉर्मेशन बॉन्ड करेगा, लैरिएंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब जिससे कि क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा लैरिएंट स्ट्रक्चर बन गया, और ये जो हमारा एक्सॉन था इनिशियली, उसका जो हमारा 3 प्राइम OH साइट है वो हमारी फ्री हो गई। देन फर्दर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हमारी कहां से बनी थी, जब हमारे U2 और U6 एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए थे, ठीक है। ये क्या करते हैं, जक्स्टापोज 5 प्राइम साइट स्प्लाइस साइट ऑफ द प्री mRNA एंड ब्रांच साइट, ये क्या करते हैं हमारे इन दोनों की यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, विच लीड्स टू द फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे पहली हमारी ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, the second reaction is guided by U5 snRNP which occur between 5 prime and 3 prime splice site and helps bring that two axon together। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे U5 होता है वो हमारा जो U एक्सोन का 3 प्राइम था और जो यहाँ पे हमारा 5 प्राइम था, इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के पास लेके आएगा, जिनसे कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा इंट्रॉन होगा वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ टू एक्सोन SNRNP एंड इंट्रॉन आर रिलीज। तो यहाँ पे हमारे जो SNRNP और जो हमारे यहाँ पे इंट्रॉन है वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो यहाँ पे हमारा इंट्रॉन आया है वो हमारा किस फॉर्म में आया, लेडिएंट फॉर्म में। तो जो हमारा ग्रुप 1 था ना, सिर्फ हमें वहां पे क्या मिल रहा था, लीनियर इंट्रॉन मिल रहा था, ठीक है। जो हमारे ग्रुप 2 या फिर हमारे स्प्लाइसिसोम मीडिएटेड होते हैं उन दोनों के अंदर हमें यहाँ पे लेरिएंट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और जो हमारा स्प्लाइसिसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है ना, वो हमारी यूकारियोट्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि वैसे तो हमें स्प्लाइसिंग सिर्फ यूकारियोट्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारे प्रोकारियोट्स होते हैं ना उनके अंदर हमारे इनको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। यानी कि हमारे वहाँ पे इंट्रॉन नहीं मिलते हमें, तो इसीलिए वहाँ पे स्प्लाइसिंग की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। लेकिन अभी कुछ टाइम से देखा गया है, कुछ हमारी ऐसी रिसर्च हुई है जिनके अंदर हमें कुछ केसेस के अंदर एक्सोन के सॉरी प्रोकारियोट्स के अंदर हमें इंट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे भी स्प्लाइसिंग हो रही है। लेकिन अगर हम यूकारियोट्स की बात करते हैं तो यूकारियोट्स के अंदर हमारी स्प्लाइसिंग नॉर्मल प्रोसेस है, और जो हमारी स्प्लाइसिंग होती है वो हमारी मैक्सिमम किस मेथड से होती है, स्प्लाइसियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमारा यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम होता है, ठीक है। ये तो हमारा जो स्प्लाइसियोसोम देखा था ना, ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है मेजर स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक और स्प्लाइसियोसोम होता है जिसको हम कहते हैं माइनर स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। या फिर उसको हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसियोसोम भी बोलते हैं, और उसको हम ATAC स्प्लाइसियोसोम भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसको क्यों बोलते हैं ये सब। दिस माइनर स्प्लाइसियोसोम वर्क्स ऑन ए माइनॉरिटी ऑफ एक्सोन, ये हमारा कुछ ही एक्सोन के ऊपर काम करेगा, जैसे कि परहैप्स 1 in 1000 इन ह्यूमन, ठीक है। एंड दोज हैव डिस्टिंक्ट स्प्लाइस साइट सीक्वेंस, और जो यहाँ पे हमारे माइनर स्प्लाइसियोसोम होते हैं वो हमारे दूसरी साइट्स के ऊपर काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी पर्टिकुलर साइट्स थी ना, जो हमारे मेजर स्प्लाइसियोसोम के अंदर थी, उनसे हमारे डिफरेंट साइट्स के ऊपर काम करते हैं। अब उसके बाद some component of minor spliceosome are similar to the major spliceosome while some are component are unique. U11 and U12 component of the alternative spliceosome have similar function in the spliceosome reaction as U1 and U2 of the major form, but they recognize distinct sequence। अब जो हमारे यहाँ पे U11 और U12 जो हमारे कंपोनेंट है माइनर स्प्लाइसियोसोम के, वे हमारे किसके सिमिलर होते हैं, U1 और U2 के, ठीक है। और इनके जो फंक्शंस भी रहते हैं ना, जैसे कि हमारा U1 क्या कर रहा था, 5 प्राइम के ऊपर बाइंड कर रहा था, और जो हमारा U2 होता था वो किसके ऊपर, ब्रांच पॉइंट के ऊपर। तो सिमिलरली इनका भी क्या फंक्शन होगा, जो हमारा यहाँ पे U11 होगा वो हमारा 5 प्राइम साइड के ऊपर, जो U12 होगा वो हमारा ब्रांच पॉइंट के ऊपर जाके बाइंड करता है। U4 and U6 have equivalent counterparts in both spliceosome form, although these SNRNP are distinct, they have equal names। अब जो हमारे यहाँ पे U4 और U6 होते हैं ना, वैसे तो इनकी स्ट्रक्चर जो हमारी मेजर स्प्लाइसियोसोम थे उनसे हमारी डिफरेंट होती है, लेकिन जो इनके ओवरऑल फंक्शन देखें या फिर हमारी अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारी मेजर वाले से मैच करती हुई होती है। तो इसीलिए इनके जो नाम है ना वो हमने यही रखे हैं, U4 और U6, ठीक है। उसके बाद U5 कंपोनेंट इज सिमिलर टू इन बोथ
मेजर एंड माइनर स्प्लाइसोसोम, और जो हमारा U5 होता है ना वो दोनों केसेस के अंदर हमारा सेम रहता है। This spliceosome is called ATAC spliceosome because the termini of the originally identified rare intron contain AU at the 5' splice site and AC at the 3' splice site। अब जो हमारा ATAC स्प्लाइसोसोम होता है ना, इसको हम यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो 5' होता है वहां पे हमें AU देखने को मिलता है, और जो हमारी 3' साइट होती है वहां पे हमें AC सीक्वेंस देखने को मिलता है। स्प्लाइसोसोम रिमूव द इंट्रॉन इन द सिमिलर वे एज इन द मेजर स्प्लाइसोसोम, और जो हमारा माइनर स्प्लाइसोसोम था वो हमारा इंट्रॉन को सिमिलर मेथड से ही रिमूव करेगा, जैसे कि वहां पे हमारी 2 एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही थी, तो यहाँ पे भी हमारी वही सेम रिएक्शन रहती है। सिर्फ यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो हमारे सीक्वेंस रहेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर हमारे जो स्प्लाइट सीक्वेंस रहते हैं वो हमारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक मैकेनिज्म होगा वो दोनों केसेस के अंदर हमारा सेम रहेगा। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारी स्प्लाइसिंग होती है ना, उसके हमारे डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप की स्प्लाइसिंग होती है। इसमें से हमारा एक टाइप होता है ट्रांसप्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, इन ट्रांसप्लाइसिंग टू एक्सॉन कैरिड ऑन डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी स्प्लाइस्ड टुगेदर इन ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसप्लाइसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ट्रांसप्लाइसिंग होता है ना, इसके अंदर हमारे दो अलग अलग एक्सोन्स होंगे, जैसे कि एक हमारा ये एक्सोन हो गया और एक हमारा ये एक्सोन हो गया, और ये हमारे अलग अलग आरएनएस की होंगे। ठीक है, जैसे कि ये पहले हमारा ये आरएनए हो गया और एक हमारा ये आरएनए हो गया। अब इसके अंदर हमारा एक ये एक्सोन है और एक हमारा ये एक्सोन है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एक एक्सोन है ना, जो हमारा एक पर्टिकुलर किसी दूसरे आरएनए का है, वो हमारा दूसरे वाले के साथ जाके जाके बाइंड कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे एक्सोन था ये हमारा यहाँ पे दूसरे एक्सोन के साथ यहाँ पे बाइंड हो गया, और ये हमारा यहाँ से इंट्रॉन जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे जब बाइंड होंगे दोनों एक्सोन, तो उसमें से हमारा जो एक आरएनए होगा ना, या फिर हमारा जो एक एक्सोन होगा वो हमारा पहले वाले आरएनए का हो, यानी कि हमारा एक टाइप के आरएनए का हो गया RNA1, और जो हमारा दूसरा एक्सोन होता है वो हमारा दूसरे टाइप के आरएनए का होगा RNA2 का। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ना हमारा जो U1 होता है ना, ठीक है, वो हमारा दोनों केसेस के अंदर सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही थी तो हमारा जो U1 होता है ना वो हमारा सिमिलर यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा एक जगह पे जाके, जिससे कि दोनों केसेस के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा U1 था वो पर्टिकुलर यहाँ पे जाके बाइंड कर रहा था, लेकिन जो हमारी ट्रांसप्लाइसिंग होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि हमारे दोनों के दोनों जो एसआरएनए, जो हमारा ये आरएनए हो गया, एक हमारा ये आरएनए हो गया, इन दोनों केसेस के अंदर हमारा सिमिलर एक ही सिंगल U1 काम करेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा, तो उसके बाद जो हमारी 5' साइट है ना वो दोनों केसेस के अंदर सेम हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पे हमारा ब्रांच पॉइंट या फिर हमारा ट्रांसप्लाइसिंग पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा जो U1 होता है ना वो दोनों केसेस के अंदर हमारा सेम होगा। अब उसके बाद हमारे और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, और एक ना आपको यहाँ पे ट्रांसप्लाइसिंग का एग्जाम्पल याद रखना है। जो हमारे ट्राइप्नोसोम्स होते हैं उनके अंदर जो mRNA होता है ना वहाँ पे हमें ट्रांसप्लाइसिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे टाइप होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस स्प्लाइसिंग एक्सोन कैन बी डेलिबरेटली स्किप्ड एंड ए गिवन एक्सोन इज जॉइंट टू द वन फर्दर डाउनस्ट्रीम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ एक्सोन को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं या फिर हम उसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं इंट्रॉन के साथ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके हमारे कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे है एक स्प्लाइस्ड आरएनए, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे स्प्लाइसिंग चल रही है जिसके अंदर हमारा जो एक्सोन 1 है, 2 है, 3 है, तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे रिटेन हो गए, और जो हमारे इंट्रॉन है वे यहाँ पे हमारे रिमूव हो गए, तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल बन गया। अब हमारी जब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है तो उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स है। तो उसमें पहला हमारा आता है जैसे कि एक्सोन स्किप। इसके अंदर क्या है कि हमने एक एक्सोन को यहाँ पे स्किप कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको हमने यहाँ पे रिटेन नहीं किया, और हमारा 1 जो था, जो हमारा फर्स्ट एक्सोन था वो हमारा थर्ड वाले एक्सोन के साथ यहाँ पे बाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 और 2 देखने को मिलते हैं, हमने यहाँ पे 2 को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। यहाँ पे हमारा 1 भी स्किप हो सकता है, अगर हमारा 1 स्किप होगा तो कौन सा आएगा, हमारा 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है कि एक एक्सोन की यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो जाती है। दूसरा हमारा यहाँ पे टाइप आता है एक्सोन एक्सटेंडेड। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एक एक्सोन था वो अपने साथ कुछ इंट्रॉन के सीक्वेंस को भी रिटेन करके रखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे जब स्प्लाइसिंग हो रही थी तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन की हुई, जो कि हमारा ये पोर्शन था ना इंट्रॉन का, ये भी तो हमारा इंट्रॉन ही है, तो इसको भी यहाँ पे रिमूव होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सोन था वो अपने साथ इंट्रॉन का कुछ पोर्शन अपने साथ रिटेन करके रखता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, एक्सोन रिटेन एक्सटेंडेड। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पे टाइप आता है इंट्रॉन रिटेन्ड।
इसके अंदर क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा इंट्रॉन ही रिटेन हो जाता है। जो हमारा एक्सॉन एक्सटेंडेड था उसमें तो क्या हो रहा था कि इंट्रॉन का कुछ ही पोर्शन यहाँ पे रिटेन हो रहा था, ठीक है, जैसे कि सिर्फ हाफ पोर्शन यहाँ पे रिटेन हो रहा हो। लेकिन जो हमारा यहाँ पे इंट्रॉन रिटेन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा इंट्रॉन ही रिटेन हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है अल्टरनेटिव एक्सोन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जैसे कि हम एक्सोन स्किप की बात कर रहे थे, वहां पे हमारा क्या था कि हम एक एक्सोन को यहाँ पे स्किप कर रहे थे, जैसे कि हम फर्स्ट को भी कर सकते हैं, सेकंड को भी, थर्ड को भी। लेकिन जो हमारा यहाँ पे अल्टरनेट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये वाला अगर यहाँ पे एक्सोन आ जाता है तो वो जो हमारा इसके सक्सेसिव वाला एक्सोन होगा उसको नहीं आने देगा, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा 2 वाला अगर एक्सोन आता है तो वो थर्ड वाले को नहीं आने देता। तो इस टाइप की जब हमारी यहाँ पे स्प्लाइसिंग रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एक्सोन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आ गए तो यहाँ पे थर्ड वाला नहीं आया हमारा, ठीक है। या फिर जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड आ गए तो हमारा 2 वाला नहीं आया, यानी कि 2 और 3 ये हमें कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एक्सोन। यानी कि जो हमारे सक्सेसिव एक्सोन्स है उनमें से सिर्फ हमें एक ही देखने को मिलेगा, कभी भी हमारे दोनों के दोनों एक्सोन जो हमारा मैच्योर एमआरएनए होगा उसके अंदर रिटेन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि ये हमारा क्यों होता है। तो अगर हम यहाँ पे रीजंस की बात करते हैं कि जो ये हमारी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही थी वो हमारी क्यों होती है, तो उसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजिंग स्प्लाइसिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एक्सोन्स को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इन विच 2 सक्सेसिव एक्सोन्स आर नॉट रिटेन्ड इन द मैच्योर एमआरएनए। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, हमारे अल्टरनेट एक्सोन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि ये हमारा क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो ये हमारी क्यों होती है, रीजन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी पहला अगर हम रीजन कहते हैं तो वो हमारा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ द स्प्लाइस साइट विद इन द इंट्रॉन आर टू क्लोज टुगेदर स्प्लाइसिंग फैक्टर कैन नॉट बाइंड्स टू द बोथ साइट एट द सेम टाइम। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक ये इंट्रॉन हो गया, एक हमारा ये इंट्रॉन है और एक ये इंट्रॉन हो गया। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे इंट्रॉन फर्स्ट था उसकी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हमारी पूरी लेंथ ही हो गई, यानी कि इसके अंदर तो हमारी इतना इनफ स्पेस है कि हमारा जो U1 है और जो हमारा दूसरा SNRNP था वो दोनों अलग अलग जो हमारी 5 प्राइम साइट है और 3 प्राइम साइट है वहां पे जाके बाइंड कर गए। लेकिन अगर जो हमारा ये इंट्रॉन है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ही कम है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे बहुत कम न्यूक्लियोटाइड का ये हमारा इंट्रॉन हो गया। तो उसके अंदर अगर हमारा यहाँ पे जाके पहला फैक्टर यहाँ पे बाइंड हो गया तो दूसरा फैक्टर यहाँ पे बाइंड होने के लिए उसके पास तो जगह ही नहीं है, या फिर वो उसको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, इसको डिटेक्ट ना करके, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे बाइंड हो गया तो यहाँ पे वैसे तो हमारा नॉर्मली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बाइंड करना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बचा तो ये क्या करता है, इस इंट्रॉन को छोड़ के किसी दूसरे वाले जो इसका नेक्स्ट यहाँ पे आएगा उसके जो हमारी 3 प्राइम साइट होगी वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बीच का पोर्शन होगा हमारा यूं का यूं रिमूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे तो जाके ये बाइंड कर गया, ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे बाइंड कर गया। अब जो हमारा यहाँ पे 3 प्राइम वाला साइट यहाँ पे बाइंड होनी चाहिए थी वो यहाँ पे बाइंड ना करके नेक्स्ट वाले के ऊपर बाइंड कर गया, यानी कि ये जो हमारा स्पेस था ना उस ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर के अंदर ये हमारा इनफ स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ताकि जहाँ पे हमारे जो SNRNP है वो जाके बाइंड कर पाए, ठीक है। तो ये हमारी किस टाइप की होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसके हमारे एग्जाम्पल होते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन 3 and 4 इन अल्फा ट्रोपोनिन। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है एनी इंट्रोन अंडर 59 न्यूक्लियोटाइड्स इन द ड्रोसोफिला। जो हमारे ड्रोसोफिला होते हैं ना उनके अंदर अगर हमारा कोई इंट्रोन है जिसका जो लेंथ है वो 59 न्यूक्लियोटाइड से कम है तो उसके अंदर हमें स्टेरिक हिंड्रेंस टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा रीजन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर स्प्लाइस साइट। इसमें क्या होता है, in this case 5 prime and 3 prime splice site of a particular intron are recognized by major and minor spliceosome combinedly। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ह्यूमन JNK1 जीन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पीछे बताया था ना कि हमारे 2 टाइप के स्प्लाइसोसोम रहते थे, एक हमारा होता था मेजर और एक हमारा होता है माइनर। और हमने ये भी बताया था कि इनके जो हमारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गए वे हमारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोन हो गया, ये हमारा यहाँ पे सेकंड इंट्रोन हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे 5 प्राइम वाला माइनर यहाँ पे अटैच हो गया, जो हमारी 3 प्राइम साइड थी यहाँ पे हमारा माइनर वाला फिर से अटैच हो गया, तो ये मतलब हमारा नॉर्मल हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोन आता है तो वहां पे 5 प्राइम साइड के ऊपर हमारा कोई भी यहाँ पे इंट्रो
SNRNP जाके बाइंड नहीं हो पाया, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पे 3 प्राइम साइट थी ना, वहां पे हमारा फिर से माइनर वाला अटैच हो गया। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इंट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे हमारी जो 5 प्राइम साइट थी वो उसको 5 प्राइम जो हमारा स्प्लाइसियोसोम मेजर वाला था ना, वो भी इसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। वो डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो हमारे मेजर वाले SNRNP होगी वो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट इंट्रॉन था उसकी जो 3 प्राइम साइट थी ना, उसको हमारा मेजर वाला फिर से डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से हमारे कुछ एक्सोन यहाँ पे जो बीच वाले हमारे होंगे वो हमारे एक्सक्लूड हो जाते हैं, और वो हमारा किस टाइप में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर स्प्लाइस साइट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी स्प्लाइस साइट होती है उसको माइनर और मेजर दोनों हमारे स्प्लाइसियोसोम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है नॉनसेन मेडिएटेड डिके। इसमें क्या होता है, इन दिस मैकेनिज्म ओनली mRNA विल सर्वाइव दैट हैव वन और अनदर एक्सोन, नेवर बोथ एंड नेवर नेदर सर्वाइव। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 एक्सोन हो गए, एक्सोन 1 2 3 4। अब नॉर्मल प्रोसेस में तो ये क्या होना चाहिए था, ये हमारे चारों के चारों यहाँ पे बचने चाहिए थे, रिटेन होने चाहिए थे मैच्योर के अंदर, ठीक है। लेकिन जब भी हमारा यहाँ पे मैच्योर के अंदर हमारे सारे के सारे एक्सोन यहाँ पे रिटेन होंगे, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 चारों अगर हम यहाँ पे रिटेन कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे मैच्योर mRNA होगा उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। यानी कि जब भी हमारा 2 और 3 यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिटेन होंगे तो वो हमारे क्या करवा देते हैं, डिग्रेडेशन करवा देंगे। लेकिन अगर हमारा सिर्फ 2 आए या फिर हमारा सिर्फ 3 आए, तो उससे क्या होगा, हमारा कोई डिग्रेडेशन नहीं होती और दोनों के दोनों हमारे जो मैच्योर mRNA होंगे वो सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ना ही तो हमारे दोनों के दोनों मिसिंग होने चाहिए, यानी कि यूं नहीं है कि हमारा सिर्फ 1 और 4 को ऐड कर दिया, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों में से हमारा एक जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो इस प्रोसेस जो होती है ना हमारी नॉन सेन मेडिएटेड डिके, उसके अंदर हम जब हमारी स्प्लाइसिंग हो रही है तो उस टाइम पे तो हमारा कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता, यानी कि हमारा यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूजन नहीं हो रहा। लेकिन जब हमारे यहाँ पे मैच्योर mRNA की सिंथेसिस हो जाएगी तो उसमें हमारी क्या होती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, अगर हमारा पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रीजंस फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन स्प्लाइसिंग। और अगर हम यहाँ पे जो हमारी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है या फिर हमारी जो ट्रांसप्लाइसिंग है उनके रीजन की बात करें या फिर उनका हमारा इफेक्ट क्या रहता है, तो उसका इफेक्ट ये रहता है कि हमारे एक ही आरएनए से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म थे। अब हमारे यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनली हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही आरएनए था, ठीक है। सॉरी, ये हमारा यहाँ पे डीएनए है, ये हमारा क्या है, एक ही आरएनए है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा एक सिंपल आरएनए, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 3 हमारे यहाँ पे एक्सोन है, उससे हमारे मल्टीपल टाइप के मैच्योर एमआरएनए सिंथेसिस हो सकते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे मल्टीपल टाइप्स के मैच्योर एमआरएनए होते हैं ना, उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी रहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया ना हमारा अल्फा ट्रोपोनिन का, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा एक्सोन 3 रिमूव हो जाता है, जो हमारा एमआरएनए होगा वो डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और अगर हमारा एक्सोन 4 यहाँ से रिमूव हो जाता है तो वहां पे हमारा जो प्रोटीन बनेगा वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या होगा कि हमारा एक ही प्री एमआरएनए से, जो हमारा एक प्राइमरी एमआरएनए था, उससे हमारे डिफरेंट मैच्योर एमआरएनए की सिंथेसिस हो सकती है। यानी कि वहां पे हमारा जो एरिया रहेगा स्कोप का वो हमारा वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्प्लाइसिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टीआरएनए और आरएनए उन दोनों की ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो इसकी स्प्लाइसिंग रहती है हमारे टीआरएनए और आरएनए की, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।